नमस्कार, मैं दीपा वाजपेयी हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्विवेदी युगीन कविता एवं उसके अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त तथा उनकी रचना साकेत के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता आदर्शवादिता एवं इतिवृत्तात्मकता के लिए प्रसिद्ध है और हिंदी साहित्य में आधुनिक कविता की अवधारणा विशेष रूप से द्विवेदी युग के साथ ही प्रारंभ होती हुई मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले भारतीय युगीन कविता की विशेषता यह थी कि उसमें गद्य एवं काव्य दोनों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था। जहाँ गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग था तो वहीं काव्य के लिए क्षेत्रीय भाषाएं अपना वर्चस्व बनाए हुए थीं, जिस कारण से गद्य एवं काव्य की भाषाओं में एकरूपता का अभाव था। इसी क्षतिपूर्ति के लिए द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ करते हुए हिंदी भाषा की एकरूपता के प्रति सभी कवियों और साहित्यकारों को सजग करने का महत् कार्य किया। इसी कारण द्विवेदी युग की कविता में हमें गद्य तथा काव्य दोनों विधाओं में खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है। द्विवेदी युगीन कविता खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप का निदर्शन कराती है और इस युग की कविता भाव भाषा के रूप में भी कई तरह की विविधताओं को दर्शाने का कार्य करती है। द्विवेदी युग की कविता में जहाँ एक ओर आदर्श की भावना परिलक्षित होती है, वहीं दूसरी ओर कविता के विषय के रूप में भी हमें सामाजिक चेतना का पूर्णतः निदर्शन प्राप्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युगीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। क्यों? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जिन साहित्यकारों को पथ प्रदर्शित करके हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया था, उसमें मैथिली शरण गुप्त जी का स्थान मूर्धन है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था और ये गांधीवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्यकार थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन ने भी इनको पूर्णतः प्रभावित किया। इनकी कविताओं पर द्विवेदी युगीन उद्दांतता एवं आदर्श जीवन मूल्यों की प्रतिस्थापना का स्वर दिखाई देता है। राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित अनेकानेक रचनाओं के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपमा से भी विभूषित किया गया है। इसका आधार इनके द्वारा रचित भारत भारती नाम की रचना को भी कहा जाता है, जिसका अर्थ अंग्रेजों ने जनाना हिंदुस्तान लगाया था तथा उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1908 में रचित रचना रंग में भंग इनकी प्रथम रचना मानी जाती है तथा इनके द्वारा भारत भारती नामक प्रसिद्ध रचना का रचनाकाल 1912 को माना जाता है। रचनाओं में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो कि उनकी रचना साकेत में पूरी तरह से दिखाई देता है। कविता के क्षेत्र में इन्होंने द्विवेदी युग के समर्थ साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास भी कैसे कर पाते मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। और ज्ञातव्य है कि इन्हें अपने प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत की रचना की प्रेरणा भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से ही प्राप्त हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के द्वारा भारतीय और विशेषकर हिंदी साहित्यकारों को सजग किया था। उन्होंने कवियों के सम्मुख यह तथ्य रखा था कि अपने महान चरित्र के कारण जो उर्मिला
का चरित्र है उसको जितनी प्रसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए उतनी प्राप्त नहीं हो पाई, और इसका प्रमुख कारण हमारे साहित्यकारों की उपेक्षा ही है। इसी कारण उन्होंने ये लेख लिखा और कवियों को इसी तरह इतिहास के उपेक्षित पात्रों को, पौराणिक उपेक्षित पात्रों को सामने ला करके उनके आदर्श से समाज और पाठक वर्ग को परिचित कराने का महान कार्य किया गया तथा अन्य साहित्यकारों को भी इसकी प्रेरणा दी गई। इसी कड़ी में प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ, जो कि अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा रचा गया था, उसमें भी राधा के चरित्र को प्राण बना करके उनका एक प्रेमिका का रूप न दिखा करके समाज सेविका के रूप को दिखाया गया है। गुप्त जी द्वारा अनेकानेक महाकाव्य और खंड काव्यों की रचना की गई है, जिसमें साकेत एवं जय भारत जो हैं वो महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, तथा इसके अलावा इनके द्वारा 19 खंड काव्यों को भी रचना की गई है। गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं में यदि हम दृष्टि डालें तो भारत भारती, जयद्रथ वध, विष्णुप्रिया, द्वापर, पंचवटी, यशोधरा, स्वदेश संगीत, किसान तथा विकट भट्ट आदि हैं। मैथिली शरण गुप्त, जो कि हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार थे तथा राष्ट्र कवि की उपमा से भी विभूषित थे, इन्होंने अपनी अनेकानेक रचनाओं में भारतीय जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में साकेत को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है तथा राम भक्ति काव्यधारा के ग्रंथों में रामचरितमानस के पश्चात मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साकेत में राम कथा अवश्य वर्णित है, मगर इसमें राम कथा को नवीन प्रसंगों, नवीन अनुभूति तथा अनेकानेक स्वतंत्र मौलिक उद्भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। राम काव्यधारा के ग्रंथों में साकेत का स्थान महत्वपूर्ण है। साकेत 12 सर्गों का एक विशाल महाकाव्य है, जिसमें श्री राम के जन्म से लेकर के संपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। परंतु इसमें विशेष बात जो है वो ये है कि इसमें साकेत अर्थात अयोध्या की घटनाओं के साथ साथ उर्मिला और कैकेयी जैसे उपेक्षित पात्रों के चरित्र को भी उज्ज्वलता के साथ सामने लाने का विशेष कार्य किया गया है। इसके दूसरे भाग में हम साकेत तथा उससे संबंधित अनेकानेक विशेषताओं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने का कार्य करेंगे। अभी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।